हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है श्रेया एंड आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो लेक्चर पर। सो फाइनली हम चैप्टर नंबर 1 के लास्ट टॉपिक तक आ गए हैं, जिसका नाम है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। सो ये वाली टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन ये टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेंदी होने के साथ साथ बहुत ईजी है, क्योंकि इसका एक फॉर्म आपने पहले पढ़ चुके हो। आई होप अगर मैं आपको याद दिलवाने की कोशिश करूँगी तो आपको ज़रूर याद आ जाएगा। आपने क्लास 9th एंड 10th में स्टडी किया था एक टॉपिक जिसका नाम था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जहाँ पर आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दी जाती थी और उसको आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाता था। तो उसके सॉल्यूशन में हम क्या करते थे, जो अननोन टर्म्स थी उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते थे और वही हमारा क्या हो जाता था, सॉल्यूशन हो जाता था। उसके लिए जैसे सपोज एग्जांपल लीजिए, ये आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दी हुई है जहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालोगे। क्यों? क्योंकि एक्स एंड वाई यहाँ पर क्या है, अननोन टर्म्स है। तो जब पेयर ऑफ इक्वेशन हमें दी जाती है तो हम क्या करते हैं, उन टर्म्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं जो अननोन है और वही क्या हो जाता है, हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। अब ये टाइप की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने क्लास 9th एंड 10th में 3 मेथड्स पढ़ी थी। पहली एलिमिनेशन मेथड, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे कि एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल को क्या करते थे, एलिमिनेट कर देते थे। कैसे? दोनों इक्वेशन में वो वाले वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, जो कांस्टेंट है, उसको क्या करते थे, सेम बनाने की कोशिश करते थे। जैसे यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 9x है, तो हम दोनों को हमको ये इसका कोएफिशिएंट क्या करना है, सेम बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x वाले टर्म का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और फिर हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम y के लिए भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमें y वाली टर्म को एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, y वाली टर्म में देखेंगे किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि दोनों इक्वेशन में y वाला जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाए, सेम हो जाएगा। फिर हम उसे क्या कर देंगे, एड या सब्ट्रैक्ट करके उसे क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे करके हम वैल्यूज निकालते थे और एक वेरिएबल की निकलने के बाद हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके उसकी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते थे। ये कौन सी मेथड हुई, एलिमिनेशन मेथड। फिर आती है एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहाँ पर हम क्या करते थे, किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे और उन्हें दूसरी वाली इक्वेशन में पुट अप करते थे। तो क्या होता था, हमारे पास उस वाले वेरिएबल की क्या रहती थी, वैल्यू आ जाती थी। एक होती है हमारी भी थर्ड मेथड हमने पढ़ी थी 9th एंड 10th में, एक थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड, जहाँ पे क्या था, हम ये दोनों लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते थे और ये दोनों इक्वेशन जहाँ मतलब लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती थी वही हमारा क्या होता था, सॉल्यूशन हो जाता था। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी क्लास 9th एंड 10th की बात। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें पढ़ना है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर सिर्फ हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, यहाँ पर हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। यहाँ कोएफिशिएंट कैसे थे, कांस्टेंट थे, सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर थे, लेकिन यहाँ कोएफिशिएंट कैसे आ जाएंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। यहाँ पर भी हम सॉल्यूशन किससे निकालेंगे, 2 मेथड से निकालेंगे, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस टाइप से आता है। ठीक है, f1 dx plus f2 dy is equals to u1 and phi1 dx plus phi2 dy is equals to u2, जहाँ पर d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, d by dt को। समझ में आया? ओके, u1 एंड u2 क्या है, t की क्या है, फंक्शन है। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया। एंड f1 f2 phi1 एंड phi2 ये क्या है, t के फंक्शन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ओके, तो ये इतना मैंने बोर्ड पे लिखा था, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसके मेथड ऑफ सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो दोनों के हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ईजी है, बाकी ये प्रैक्टिस आपको करना है। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं इसे रब करके डायरेक्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर देती हूँ। ओके, सो गाइस, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें। फिर हम इसके बाद जो क्वेश्चन देखेंगे उसे हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अभी हम देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से
इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसकी आइडेंटिटी क्या है, आपको दो इक्वेशन दी रहेगी तो ऑब्वियस बात है आप समझ जाओगे कि अभी तक जितने हमने फॉर्म पढ़े थे उसमें हमें सिंगल इक्वेशन ही दी जा रही थी, लेकिन यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दी जाएगी तो इससे आपको पहचान आ जाएगी कि ये कौन सी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट है क्या, हाँ यहाँ पर अब हमने इस क्वेश्चन में देखेंगे पर्टिकुलर इस केस में तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स कैसे है, कांस्टेंट है। तो ये हमारी कौन सी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हुई, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तब हम इसे सॉल्व करना देखते हैं कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये वाला आप फर्स्ट टाइप देख रहे हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। अब हमने सपोज क्या किया था फर्स्ट टाइप में, d इज इक्वल्स टू d/dt किया था, ओके। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dx प्लस y इज इक्वल्स टू साइन t, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। सेकेंड वाली क्या बनेगी, dy प्लस x इज इक्वल्स टू cos t, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, ओके। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम देख रहे हैं एलिमिनेशन मेथड में, तो हम 9th and 10th क्लास में हम क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड में जब हमें किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना रहता था तो हम वो वाले वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को क्या करते थे, इक्वल बनाने की कोशिश करते थे। आई रिपीट, जब हमें किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना रहता था तो हम उसके कोएफिशिएंट्स को इक्वल बनाने की कोशिश करते थे, ठीक है। अब आपकी चॉइस है कि आप इस इक्वेशन में किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए इस बार हम क्या करते हैं, x को एलिमिनेट करते हैं। अब x को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर देखिए इसका कोएफिशिएंट्स क्या है, dx, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट क्या है 1, तो हमें एलिमिनेट करना है x को। तो हम क्या करेंगे कि कोएफिशिएंट दोनों में क्या बन जाए, सेम बन जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, d का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रॉपर लिखना, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन नंबर 2 बाय d, लिख देती हूँ मैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय d, ओके। तो एंड देन इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2। तो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, dx प्लस y इज इक्वल्स टू साइन t, ओके। अब इसको d से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, d स्क्वायर y, तो मैंने y वाली टर्म को यहाँ लिख दिया, प्लस dx, इसमें भी d का मल्टीप्लाई होगा, अब इसमें भी d का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, d cos t। समझ में आया। लेकिन यहाँ पर d हमने किसको सपोज किया, dy/dt को, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dt ऑफ cos t। समझ में आया। अब cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन t। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन t। अब हमने क्या किया है, इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारा x वाला वेरिएबल क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। माइनस करते हैं और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ओके। तो ये वाला हमारा x का वेरिएबल तो क्या होगा, एलिमेंट हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, y माइनस d स्क्वायर y इज इक्वल्स टू साइन t प्लस साइन t क्या हो जाएगा, 2 साइन t। समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ से क्या किया, y को कॉमन निकाला, 1 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 साइन t। अब ये देखिए, ये हमारी जो इक्वेशन बनी है ये कैसी बनी है हमारे पास, जैसे हम CF/PI वाली इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसी बनी है। y इंटू एफ डी इज इक्वल्स टू दूसरा फंक्शन आ गया, बस x के जगह पर यहाँ कैसा फंक्शन आ गया है, t का फंक्शन आ गया है। बाकी फॉर्म वैसा ही बना है जैसा हम CF और PI वाली इक्वेशन में करते थे, ठीक है। तो जहाँ पर क्लास 9th and 10th में हमने x एंड y मतलब जो अननोन टर्म्स थी वो वाली टर्म की वैल्यू हमने निकाली थी, तो हमारा क्या आ गया था, सॉल्यूशन आ गया था। सेम यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जो अननोन टर्म्स है जैसे x एंड y, यहाँ पर क्या है, अननोन टर्म है, तो आपको x एंड y की आप जब वैल्यू निकाल लोगे तो वो आपको क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ओके। अब y की इसमें आई है, ये वाली टाइप की इक्वेशन बन गई है, तब हम क्या करेंगे, CF एंड PI निकालेंगे, ठीक है। आप CF एंड PI आप चलो इसको हम करते हैं,
हमारे पास इक्वेशन बनी है भाई 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 साइन टी। समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, हम करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा ये एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। हम ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मेशन क्यों किया हमने, क्योंकि हमें क्या निकालना था, सी एफ निकालना था, और सी एफ निकलेगा और पी आई निकलेगा, क्योंकि हमें सी एफ अगर निकालना है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मेशन हमें करना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड, हमें पी आई भी निकालना है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू आई है, मतलब इससे हम भाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट हम भाई की वैल्यू से, मतलब ये इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई, तो अब आप डायरेक्ट इससे भाई की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते हो। पर हमने इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना देखा था। उसका नाम, एक सेकेंड मैं आपको उसका नेम बता देती हूँ। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। वो मैंने कहा ना, मैं जब कैमरा के सामने आते हैं ना तो थोड़ा हेजिटेशन के कारण थोड़ी वो चीज़ें स्लीप हो जाती है, तो उसका नाम ऐसे ही स्लीप हो गया था। पर मुझे इतना याद था कि सी एफ पी आई वाली इक्वेशन है। सो ये वाली टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इससे हमें भाई की वैल्यू निकालना है। भाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट तो अब नहीं निकल सकती है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। लेकिन ये टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो ये उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते थे, सी एफ एंड पी आई निकालते थे, और फिर भाई इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई क्या होता था, हमारा आंसर हो जाता था। तो भाई की वैल्यू किससे निकलेगी, यही टाइप की इक्वेशन से निकलेगी। तो अब सी एफ निकालना है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मेशन तो करना ही पड़ेगा। हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मेशन भी कर लिया, हमारे रूट्स भी आ गए। तो अब हमारा सी एफ क्या होगा, दोनों रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या लग जाएगा, c1 e टू दी पावर, वहाँ पे क्या होगा, x रहता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या रहता था, राइट हैंड साइड x का फंक्शन होता था। लेकिन यहाँ पर फंक्शन कौन सा है, t का है, और d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, d बाई dt को। वहाँ पर जो d रिप्रेजेंट कर रहा था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, d बाई dx को। एंड फंक्शन कैसा था, इधर से x का फंक्शन था। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट, t के रिस्पेक्ट। एंड राइट हैंड साइड फंक्शन किसका है, t का। तो हमारे फॉर्मूले किस में चेंज हो जाएंगे, t में चेंज हो जाएंगे। जो हमने x के लिए पढ़े थे वो किस में चेंज हो जाएंगे, x में। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर t प्लस c2 e टू द पावर माइनस ऑफ t। तो ये हमारा आ गया CF। ठीक है, अब CF निकाल लिया, हमें क्या निकालना है, PI निकालना है। PI के लिए हमारी प्रोसेस क्या होती है, fx अपॉन fd। तो यहाँ पर x का फंक्शन किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 sin t के अपॉन में fd, मतलब 1 माइनस डी स्क्वायर, 1 माइनस डी स्क्वायर। अब इसके लिए आपको पी आई के फॉर्मूले याद होना चाहिए कि इस केस में हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं। और यहाँ पे साइन वाला फंक्शन है तो हम क्या पुटअप करेंगे, डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो डी स्क्वायर की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1। तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन टी के अपॉन में 1 माइनस -1। अब 1 माइनस -1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ साइन टी। तो हमारे पास पी आई भी आ गया, सी एफ भी आ गया। तो हमारे पास भाई की वैल्यू अब बन जाएगी, क्योंकि हमने ये वाली इक्वेशन को सॉल्व किया है। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ हमारा आया है c1 e टू द पावर t प्लस c2 e टू द पावर माइनस t प्लस पी आई। पी आई के हमारे पास साइन t। ठीक है, ये हमारी हो गई किसकी, भाई की वैल्यू। अब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू तो आ गई, जो एक वेरिएबल अननोन था वहाँ है उसकी वैल्यू आ गई। पर हमें तो दोनों अननोन की वैल्यू निकालना है। तो एक y है एक x है, तो y की वैल्यू निकाल लिया, हमें x की वैल्यू निकालना है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाले टर्म में हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, मतलब ये वाली इक्वेशन अगर हम देखें तो इससे हम डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हैं,
नहीं, यहाँ पर थोड़ा टफ होगा। अगर मैं यहाँ भाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ फिर वो इधर जाएगी और फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए x क्या है, डायरेक्ट अपने फॉर्म में, मतलब इंडिविजुअल x दिया हुआ है, x वाली टर्म कैसी अकेली है। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करूँ तो x की वैल्यू कैसी आ जाएगी, डायरेक्ट आ जाएगी। अब x की वैल्यू डायरेक्ट आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 मतलब ये वाली इक्वेशन से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ क्या होगा, थोड़ा इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए x की टर्म कैसी है, अलग ही है। मतलब डायरेक्ट अगर आपने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म की वैल्यू पुटअप करी तो आपके पास x की वैल्यू कैसी आ जाएगी, डायरेक्ट आ जाएगी। अब यहाँ देखिए यहाँ dy/dt है, मतलब भाई का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। तो अब हम ये वाली टर्म को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो चलिए अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अब हमारे पास भाई क्या है, c1 e टू द पावर t प्लस c2 e टू द पावर माइनस t प्लस साइन t। अब हमें dy/dt बनाना है। dy/dt क्या बन जाएगा, इसी का डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, c1 e टू द पावर t माइनस c2 e टू द पावर माइनस ऑफ t और साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t। ये हमारे पास dy/dt आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली टर्म भी है और ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रही थी। अब इसको अगर मैं इसमें पुटअप कर दूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए पुटअप करते हैं। तो क्या हो जाएगा, c1 e टू द पावर t माइनस c2 e टू द पावर माइनस t प्लस cos t प्लस x इज इक्वल्स टू cos t। समझ में आया, मैंने इसमें वैल्यू पुटअप कर दी इसकी। ओके, अभी प्लस का कॉस्ट इधर भी तो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, c2 e टू द पावर माइनस ऑफ t, क्योंकि ये माइनस का जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये पॉजिटिव है तो हो जाएगा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये हो जाएगा माइनस ऑफ c1 e टू द पावर t। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। तो हमने x की वैल्यू भी निकाल ली, भाई की वैल्यू भी निकाल ली, मतलब हमारा सॉल्यूशन आ गया है। साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन x एंड भाई के फॉर्म में हमने निकाल लिया है। मतलब x की वैल्यू भी हमने निकाल ली और भाई की वैल्यू भी निकाली। तो ये क्या हो गया, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये था कि साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें भी आपको CFPI वाले निकालने वाले जो फॉर्मूले है वो आपको याद होना चाहिए, वरना आप थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करोगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए। तो आपको CFPI वाली जो हमारी इक्वेशन थी, लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी इसी से रिलेटेड है। तो आपको वो वाला टॉपिक तो कंप्लीट करना ही होगा, उसको अच्छे से याद करना ही होगा। आप सोचोगे अगर उसको हम स्किप कर दे और बाकी टॉपिक्स कंप्लीट कर ले, तो ऐसा नहीं है। हर जगह आपको CFPI वाले फॉर्मूले आपको काम आएंगे। तो मेरी एडवाइस यही है कि पहले आप उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे x एंड y के वैल्यूज निकल गई, तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। ठीक है, इसमें हमें देखना है, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देख लिया कि एलिमिनेशन मेथड से इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि होती है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें सीखना है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपको क्या करना है, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहती है कि आपको फर्स्ट मतलब कोई सी भी इक्वेशन से आपको डेरिवेटिव कोएफिशिएंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप। मतलब ये वाली इक्वेशन से अगर आप चाहो तो डेरिवेटिव कोएफिशिएंट की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और या फिर इस वाली इक्वेशन से डेरिवेटिव कोएफिशिएंट की वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है वो किसकी होना चाहिए, डेरिवेटिव कोएफिशिएंट, मतलब या तो dx/dt की या फिर dy/dt की। समझ में आया। पहला रूल ये है कि आप सब्स्टिट्यूट सिर्फ उन्हीं वैल्यू कर सकते हो जो कि डेरिवेटिव कोएफिशिएंट की हो।
अब यहाँ से अगर मैं चाहूँ, अगर मैं देखूँ इक्वेशन नंबर 1 को, अगर मैं चाहूँ कि dx/dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट कौन सा प्रेजेंट है? dy/dt। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ भी तो कैसे पुटअप करूँ? सेम अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुटअप करना चाहूँ dy/dt की निकाल कर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हमको अप्लाई करना है तो हमें वैल्यू किसकी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? हम सिर्फ डेरिवेटिव कोएफिशिएंट की। अब डेरिवेटिव कोएफिशिएंट तो दोनों में प्रेजेंट नहीं है, मतलब प्रेजेंट तो है लेकिन हम सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट कर सके इस टाइप से नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव कोएफिशिएंट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। या तो आप चाहो तो इसको अगर डिफरेंशिएट करो आप t के रिस्पेक्ट, तो यहाँ क्या बन जाएगा? dy/dt बन जाएगा, मतलब हमारा डेरिवेटिव कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल कर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और या फिर आप अगर इसको डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx/dt का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप dx/dt मतलब डेरिवेटिव कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल कर आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। या तो आप इसको डिफरेंशिएट करके dy/dt का फॉर्मेशन करो और फिर यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, या फिर इसको डिफरेंशिएट करो और dx/dt का फॉर्मेशन करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप दोनों कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर किससे करें? चलिए dy/dt के फॉर्मेशन से ही हम चलते हैं। आप चाहो तो dx/dt का भी फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ dy/dt से हम चलते हैं कि हम dy/dt सेकेंड इक्वेशन में हम कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम कर लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि जिस इक्वेशन से आप डेरिवेटिव कोएफिशिएंट का फॉर्मेशन कर रहे हो उस इक्वेशन से आपको जैसे आप यहाँ से फॉर्मेशन किसका कर रहे हो? इस वाली इक्वेशन से dy/dt का फॉर्मेशन कर रहे हो। ओके, तो आपको y की वैल्यू आपको निकाल के रखनी है। सिमिलरली अगर आप dx/dt का फॉर्मेशन यहाँ से कर रहे होते तो आपको किसकी वैल्यू निकाल के रखनी है? x की, क्योंकि ये आपको आगे इक्वेशन में काम में आएगी। अब यहाँ से हमने फॉर्मेशन किसका किया है? dy/dt का, तो हमें वैल्यू किसकी निकाल के रखना है? y। अगर आप फॉर्मेशन कर रहे होते dx/dt का तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी? x की। अब यहाँ पे हमने फॉर्मेशन कर लिए dy/dt का, तो y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से e⁻t माइनस dx/dt माइनस ऑफ 5x। समझ में आया? ठीक है, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट किया, तो ये क्या हो जाएगा? d²x/dt²। जो इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 dx/dt। ये क्या बन जाएगा? dy/dt। और यही वाली टर्म की आपको क्या थी? नीड थी, ताकि इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकें, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा? d/dt इंटू e⁻t। अब इसका डिफरेंशिएशन किसका होगा? e⁻t का विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e⁻t। तो ये क्या हो जाएगा? एज इट इज आ जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए सब्स्टिट्यूट करने के लिए? dy/dt की। तो हमें इस टर्म को हमने इधर रखा और बाकी सारी टर्म्स को क्या करा? उधर शिफ्ट कर दिया। तो ये e⁻t माइनस d²x/dt² माइनस 5 dx/dt। समझ में आया? हमको वैल्यू किसकी चाहिए थी? dy/dt की। क्यों? क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूट करना था। तो dy/dt को इधर रहने दिया, बाकी सारी टर्म को हम इधर लेकर आ गए, तो ये कैसे हो गए? नेगेटिव हो गए। आपको समझ में आया ना हमने इसको डिफरेंशिएट क्यों किया? क्योंकि हमको डेरिवेटिव कोएफिशिएंट का फॉर्मेशन करना था ताकि हम सब्स्टिट्यूशन कर सके। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव कोएफिशिएंट का ही सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे dy/dt का फॉर्मेशन किया, उसकी वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे? दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप वही जिस इक्वेशन से आपने फॉर्मेशन किया उसमें पुटअप करना है, नहीं, आपकी जो दूसरी इक्वेशन है उसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये क्या है? dy/dt है, तो dy/dt की वैल्यू क्या है? पुटअप हो जाएगी e⁻t माइनस d²x/dt² माइनस ऑफ 5 dx/dt। माइनस का x एज इट इज प्लस 3। अब यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ y लिखती हूँ e⁻2, अगर यहाँ y लिखती हूँ तो आपको ये बात ध्यान देना है
कि जब आपकी रिजल्टेंट इक्वेशन आपकी जब फॉर्मेशन होगा तो यहाँ डेरिवेटिव कोएफिशिएंट को देखिए, यहाँ कौन सा वेरिएबल है डेरिवेटिव कोएफिशिएंट में, सिर्फ x एंड t। तो आपकी पूरी इक्वेशन किसके फॉर्म में होना चाहिए, x एंड t के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है dy बाय dt, तो आपकी डेरिवेटिव कोएफिशिएंट किसके फॉर्म में, y एंड t के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, आपकी रिजल्टेंट इक्वेशन में y एंड t ही होना चाहिए, अदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अभी हमारे पास क्या है, dx बाई dt है, मतलब हमारी पूरी इक्वेशन में सिर्फ x एंड t का वेरिएबल के फॉर्म में फंक्शन होना चाहिए, अदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, y भी प्रेजेंट हो गया, इसीलिए मैंने कहा था कि जिस इक्वेशन से आप डेरिवेटिव कोएफिशिएंट का फॉर्मेशन कर रहे हो वहाँ से आपको वो वाले वेरिएबल की वैल्यू भी निकालनी रहेगी। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाल कर रखी थी, अब यहाँ y की वैल्यू भी हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का हम डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर t माइनस 3 dx बाई dt माइनस ऑफ 50x इज इक्वल टू 0 नहीं, इस इक्वेशन में पुटअप किया तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 2t। समझ में आया। अब यहाँ देखिए हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर t और प्लस 3 e टू द पावर t, कितना हो जाएगा 4 e टू द पावर t। तो मैंने लिख दिया यहाँ 4 e टू द पावर t माइनस d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर माइनस ऑफ 5 dx बाई dt माइनस ऑफ 3 dx बाई dt, कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 8 dx बाई dt, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8 dx बाय dt। समझ में आया। माइनस ऑफ 15x माइनस ऑफ x, कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 16x इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2t। अब मैंने सोचा e वाली टर्म्स को सारे इधर साइड शिफ्ट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन बन जाएगी वो इसे हटा देते हैं, माइनस ऑफ डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर माइनस 8 डी एक्स बाई डी टी माइनस ऑफ 16x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2t माइनस ई टू द पावर 4 ई टू द पावर t। समझ में आया। बस ये हमारी टर्म को हमने क्या किया, इधर साइड शिफ्ट कर दिया, तो वो कैसे में माइनस में चले गए। ओके, अब इधर साइड सारी टर्म में माइनस है तो माइनस कॉमन लेकर इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, और हमने सपोज करके ही रखा है कि d बाई डी टी को हम क्या सपोज करे हुए हैं t, तो इधर वो वाला सब्स्टिट्यूशन भी कर देते हैं और माइनस को इधर साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स प्लस 8 डी एक्स प्लस 16 एक्स इज इक्वल्स टू 4 e टू द पावर t माइनस e टू द पावर 2t। ओके, समझ में आया। अब यहाँ x कॉमन है तो x को हम कॉमन ले लेते हैं पूरी टर्म्स में से, x बाहर आ गया, ये हो गया डी स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16 इज इक्वल्स टू 4 e टू द पावर t माइनस e टू द पावर 2t। अब देखिए ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। जहाँ पर आपने किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था, y f d इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब यहाँ देखिए एफ डी के साथ कौन सा वेरिएबल साथ में था, y था, तो हमारा आंसर में क्या होता था, सी एफ प्लस पी आई निकलता था, किसके इक्वल में, y के इक्वल में। और यहाँ पे फंक्शन राइट हैंड साइड कौन सा फंक्शन था, x का फंक्शन था, तो सी एफ और पी आई किसके फंक्शन होते थे, x के फंक्शन होते थे। अब यहाँ देखिए यहाँ इक्वेशन बनी है x एफ टी इज इक्वल्स टू एफ टी। अब अगर यहाँ पे y अगर मल्टीप्लाई में था एफ डी के साथ, तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आता था y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो यहाँ x है तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ क्या आ जाएगा, सी एफ प्लस पी आई। अब यहाँ राइट हैंड साइड x के फंक्शन होते थे तो हमारा सी एफ और पी आई एक्स के फॉर्म में आते थे। यहाँ राइट हैंड साइड t का फंक्शन है तो यहाँ पे सी एफ और पी आई किसके फॉर्म में आएंगे, t के रिस्पेक्ट में आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। चलिए सबसे पहले हम सी एफ निकालते हैं, फिर पी आई निकालेंगे, तो ये हो जाएगा
अब हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा m प्लस 4 एंड m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो वैल्यू आएगी, लेकिन कैसी आएगी, इक्वल आएगी। अब हमारे पास CF का फॉर्मूला रियल एंड इक्वल वैल्यूज के लिए क्या था, तो हमारा CF निकल जाएगा C1 प्लस C2t e टू द पावर माइनस ऑफ 4t। ये क्या हो गया, हमारा CF निकल आया। अब हमें PI की भी नीड है, अब PI निकालेंगे। चलिए PI निकालेंगे। ओके, अब हम PI के लिए क्या हो जाएगा, 4 e टू द पावर t माइनस 2 e टू द पावर 2t है। क्या अपॉन में f ऑफ d क्या है, d स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16। अब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, मतलब ये वाली टर्म के पास भी ये वाली टर्म आ जाएगी और ये वाली टर्म के अपॉन में भी ये वाली टर्म आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, 4 e टू द पावर t के अपॉन में d स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16 माइनस e टू द पावर 2d के अपॉन में ये टर्म आ जाएगी वापस से d स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16। अब ये देखिए ये कैसा फंक्शन है, e टू द पावर ax वाला फंक्शन है। तो यहाँ पर किसी का सॉल्यूशन होगा d इज इक्वल टू a से। आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए। तो प्लीज़ आप, अगर आपको ये वाली चीज़ नहीं समझ में आ रही कि मैं कैसे क्या सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर चेकआउट कीजिए, फिर आपको डेफिनेटली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तब ये देखिए ये फंक्शन e टू द पावर ax वाले टाइप का है। तो अब सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, d इज इक्वल टू a। तो यहाँ a की वैल्यू ये वाले केस में कितनी है, 1। तो हम इसमें हार गए, यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 1। तो d की जगह हम क्या पुटअप करेंगे, 1। तो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 प्लस 16। तो कितना हो जाएगा, 25। मिल जाएगा 25 माइनस इस केस में a की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 16 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 36। ओके, तो ये हमारे पास PI भी आ गया और CF भी आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, CF प्लस PI। ये क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2t e टू द पावर माइनस ऑफ 4t प्लस 4/25 e टू द पावर t माइनस e टू द पावर 2t के अपॉन में 36। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन तो आ गया। मैंने आपको बताया था कि साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सॉल्यूशन में x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है, या फिर जो अननोन वेरिएबल्स आपको दिए रहेंगे उसकी वैल्यूज फाइंड करना है। अब यहाँ पे अननोन वेरिएबल्स क्या है, x एंड y है। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट किसकी वैल्यू करना है, y की करना है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर अगर आप y की वैल्यू, इस इक्वेशन से अगर आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे dy/dt है, आपको थोड़ा इंटीग्रेशन करके आपका आंसर आएगा। लेकिन ये वाली इक्वेशन में आप देखिए, ये वाली इक्वेशन में y इंडिविजुअल प्रेजेंट है। तो अगर आपने ये वाली टर्म की वैल्यू पुटअप करी, ये वाली टर्म की वैल्यू पुटअप करी और ये वाली टर्म की वैल्यू पुटअप करी, तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस वाली इक्वेशन से आप y की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी इंटीग्रेशन वाली कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। मतलब आपको इंटीग्रेशन करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। बाकी आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आप सरल रास्ता चुनिए ना, जहाँ पर इंडिविजुअल वहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ से क्या होगा, भाई की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए, आपको जो नोट डाउन करना है आप कर लीजिए, फिर हम देखते हैं भाई की वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है गाइस, अब हमको निकालना है भाई की वैल्यू। तो हमने इतना डिस्कस कर लिया कि इसमें ये वाले इक्वेशन में भाई इंडिविजुअल प्रेजेंट है, तो हम यहाँ से इजीली, बहुत इजीली भाई की वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हम देखते हैं, हमें dx/dt की नीड है, बाकी x की वैल्यू तो
हमारे पास आ चुकी है। e टू द पावर t तो वही t का ही फंक्शन है, उसको तो कोई छेड़खानी करनी ही नहीं है। अब देखिए यहाँ dx/dt है, तो dx/dt हम कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास x की वैल्यू तो है, तो हम t की रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करके क्या कर सकते हैं? dx/dt का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो dx/dt चलिए अब हम निकालते हैं, क्या हो जाएगा ये वाला जो है टर्म, इसमें क्या होगा? प्रोडक्ट टर्म लगेगा डिफरेंशिएशन का, क्योंकि इसमें भी t का फंक्शन है, इसमें भी t का फंक्शन है, ठीक है। तो पहले अब हम क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये वाली टर्म का e टू द पावर -4t, और यहाँ क्या आ जाएगा? -4, ठीक है। सेम अब ये वाले फंक्शन को कांस्टेंट रखा और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये वाली टर्म का c2। ओके, समझ में आया? अब इसका देखिए तो एज इट इज हो जाएगा 4/25 e टू द पावर t माइनस, अब e टू द पावर 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 e टू द पावर t, तो 2 e टू द पावर t बाय 36, ठीक है। समझ में आ गया? e टू द पावर 2t, सॉरी e टू द पावर 2t, समझ में आ गया? ये क्या हुआ? 2 e टू द पावर 2t का डिफरेंशिएशन हो गया 2 e टू द पावर 2t अपॉन 36 एज इट इज। अब हमारे पास x की वैल्यू आपने नोट डाउन कर ली होगी, इसको अब हम रब करते हैं, ठीक है। dx/dt की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी चाहिए? बस किसी की चाहिए, 5 टर्म्स हो गई है, तो dx/dt की वैल्यू हम पुटअप करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ से हम डायरेक्ट y की वैल्यू निकालते हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e टू द पावर t माइनस dx/dt, तो इसको हम ऐसे ही उतारते हैं, क्या हो जाएगा? -4 c1 प्लस c2t e टू द पावर -4t माइनस e टू द पावर माइनस c2 e टू द पावर -4t माइनस 4/25 e टू द पावर t प्लस 2 e टू द पावर 2t बाय 36। समझ में आ गया? क्योंकि ये वाली टर्म इधर साइड जाए कैसी हो गई? माइनस की हो गई, तो मैंने पूरी टर्म में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सेकंड टर्म क्या है? y इज इक्वल टू e टू द पावर t हो गया, ये वाली टर्म इधर शिफ्ट हो गई तो माइनस में आ गई है। अब बची क्या? ये वाली टर्म, तो -5x, -5x की वैल्यू मैंने रब भी कर दी। तो आप तो बताओगे, मैं यहीं से लिख लेती हूँ। हाँ, x की वैल्यू c1 प्लस c2 t e टू द पावर -4t माइनस, अब यहाँ पे -5 आ जाएगा, x की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, तो प्लस 4/25 e टू द पावर t माइनस 1/36 e टू द पावर 2t। ओके, c1 प्लस c2 t e टू द पावर -4t प्लस 4/25 माइनस 1/36, ठीक है। अब देखिए इसे हम फर्दर सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर t प्लस 4 c1 प्लस c2 t e टू द पावर -4t माइनस ऑफ c2 e टू द पावर -4t माइनस 4/25 e टू द पावर t प्लस 2/36 e टू द पावर 2t माइनस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -5 c1 प्लस c2 t e टू द पावर -4t, फिर -5 का अंदर ही मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? 20/25 e टू द पावर t, -5 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 5/36 e टू द पावर 2t। ओके, समझ में आया? अब यहाँ देखिए, एक e टू द पावर t, चलिए इसको कांस्टेंट रखते पहले, मतलब एज इट इज रखते हैं, 4c1 प्लस c2 t e टू द पावर, और यहाँ देखिए -5c1 प्लस c2 t e टू द पावर, तो ये क्या बचेगा? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा? -c1 प्लस c2 e टू द
पावर माइनस ऑफ 40, तो ये टर्म हट गई और ये टर्म हट गई। और क्या सिमिलर दिख रहा है, ये टर्म तो एज इट इज दिख ही रही है कि आ जाएगी माइनस C2 e टू द पावर माइनस ऑफ 4t, तो इसका भी काम हो गया। अब देखिए माइनस ऑफ 4/25, और क्या हो सकता है, ये देखिए 2/36 और 5/36, बाकी का ये चीज कांस्टेंट है, मतलब e टू द पावर 2t क्या है, कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 2/36 प्लस 5/36, इसका हो जाएगा 7/36, तो ये हो गया 7/36 e टू द पावर 2t, तो ये टर्म भी हट गई और ये टर्म भी हट गई। ओके, क्या कुछ भूल गए अपन? नहीं, मैं एक बार मैच कर लेती हूँ। e टू द पावर माइनस C2 माइनस 4/25, 2/36 माइनस 5 माइनस 20/25 और प्लस का 5/36, ठीक है, सही साथ, मतलब एकदम सही है। तो हमारे पास जो टर्म होते जा रही है उसको मैं रब कर रही हूँ। ये वाली टर्म हमने हटा दी है, ये वाली टर्म भी हटा दी है, ओके, ये वाली टर्म भी हट गई है, तो हमको क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये टर्म भी लिख दिए, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ठीक है। हमारे पास बची ये वाली टर्म्स है, इसके आगे माइनस है, और ठीक है, ये हमारे पास बची हुई टर्म्स है। तो ये क्या होगा, e टू द पावर t माइनस 4/25 माइनस 20/25, e टू द पावर t e टू द पावर t, तो इसको अब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 24/25 e टू द पावर t, ठीक है, इसका भी काम हो गया, इसको भी हटा देते हैं। अब बचा क्या, प्लस का e टू द पावर t प्लस e टू द पावर t, ओके। अब इसे अब हम और सॉल्व करते हैं, इसको अब मैं ऊपर सॉल्व करती हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा। थोड़ी ज़्यादा टर्म्स है पर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा ये सॉल्व करना। चलिए एक सेकेंड, मैंने डबल e टू द पावर t लिख दिया, आगे भी लिखा हुआ है। तो अब हम क्या बचा है हमारे पास, अब माइनस ऑफ 24/25, मतलब ये टर्म आ रही है ऐसी, e टू द पावर t माइनस 24/25 e टू द पावर t। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/25, ये क्या हो जाएगा 1/25 e टू द पावर t। समझ में आया, बाकी सारी टर्म तो सिंप्लीफाई हो ही चुकी है। अब देखिए यहाँ पर e टू द पावर माइनस 4t इधर भी है, इधर भी है, तो क्या होगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस C2 t माइनस ऑफ C2। एक काम करते हैं, इसे हम माइनस ऑफ C2 इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर C1 प्लस C2t है, मतलब आपको ऐसा बता देती हूँ मैं, यहाँ पर C1 प्लस C2t है और यहाँ कितना है माइनस ऑफ C2, ओके। ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, कंफ्यूजन हो रहा होगा मेरे को लग रहा है, ठीक है। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए e टू द पावर माइनस 4t यहाँ पर भी है, e टू द पावर माइनस 4t यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, तो माइनस को मैंने पूरा ही कॉमन निकाल लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2t एज इट इज, यहाँ का माइनस क्या हुआ, कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C2 e टू द पावर माइनस 4t, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, यहाँ पर मैं अगर t हटा दूँ, C1 प्लस C2 प्लस C2t, ये हो गया, यहाँ तक हो गया, बाकी एज इट इज 7/36 e टू द पावर 2t माइनस, बस ये वाली टर्म को तो हमने सॉल्व कर ही लिया है,
तो ये क्या हो गया हमारा y माइनस C1 का C2 प्लस C2 प्लस 7/36 एंड 1/1 टू द पावर t। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। ये किसकी वैल्यू है? ये हमारी y की वैल्यू है। तो ये क्या हो गया हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, मतलब हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया है। तो यहाँ हमने देखा साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमने दो मेथड देखी, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीटली। अब आप इसकी रोज प्रैक्टिस कीजिए, आपको डेफिनेटली सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो जो मैंने यहाँ पर करवाया उससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। हमने एक एक करके सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लिए अभी अब चैप्टर नंबर 1 में अब कोई सी चीज़ बची नहीं है, मतलब हमारे सारे ही टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो ये अच्छी बात है कि हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय और ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा।